ही मेरी आवारगी, तू ही दुआ में शामिल, इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें। ये दोनों अलग अलग हो गए ना, अलग अलग हो गए दोनों, कोई बात नहीं, लेकिन दोनों अरिजीत सिंह के दोनों। ये तो इमोशन है ना अरिजीत सिंह में, एकदम भयंकर वाला, डेप्थ वाला, है कि नहीं, मज़ा आता है सुनने में। खैर छोड़ो। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोग पढ़ चुके थे, क्या पढ़ चुके थे? प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे अपवहन वेग, यानी अपवाह वेग की बात कर चुके थे। आज एकदम छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, मोबिलिटी। उसके बाद आज छोटा सा टॉपिक शुरुआत में डिस्कस करेंगे, वो नहीं पढ़ेंगे। शुरुआत में हम लोग मोबिलिटी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ओम्स लॉ की जो लिमिटेशंस हैं यानी सीमाएं हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, और उसके बाद हम लोग इस लेक्चर को करेंगे समाप्त। अगर मन करेगा, चौक नाक के अंदर कम जाएगी, खांसी नहीं आएगी, इच्छा करेगी, पसीने से कम डूबे रहेंगे, तो फिर हम लोग श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन और श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन, दोनों टॉपिक हम लोग क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मोबिलिटी यानी जिसे बोलते हैं गतिशीलता, क्या बोलते हैं? मोबिलिटी, जिसे बोलते हैं गतिशीलता। गतिशीलता बेसिकली होती क्या है? देखो, गतिशीलता को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू इक्वल टू होता है VD/E। बस डिफिनीशन की कोई जरूरत है नहीं। VD को क्या बोलते हैं? अनुगमन वेग। कल ही डिफाइंड किया है कि VD E टाउ बटे m, और बटे E क्या हो गया? E। देखो E से E कैंसिल, तो क्या आ गया? E टाउ बटे m। ये है म्यू इक्वल टू E टाउ बटे m। यही जो राशि है, यही क्या है? गतिशीलता है। ठीक है ना? मात्रक और विमा निकालनी, मात्रक और विमा आराम से निकाल सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। द्रव्यमान की विमा जानते हो, टाउ क्या है? टाउ तो टाइम है, एक टाइम की जानते हो। ई क्या है? आवेश Q, आराम से निकल आएगी। म्यू को निकालने में कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। ठीक है ना? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ मतलब अब यहाँ पे ये समझ में आ गया कि हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को भी पढ़ लेंगे, आराम से पढ़ लेंगे। ठीक है ना? लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ बहुत बड़ी बात नहीं है, थ्योरी बेस्ड पार्ट है कि बेसिकली तो मैक्सिमम जिन चीज़ों में इलेक्ट्रिसिटी बह रही है उनके लिए ओम्स लॉ क्या हो रहा है? फॉलो हो रहा है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है, जैसे वो सारे चालक जो इलेक्ट्रिसिटी बहाने पर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। गर्म तो सभी चालक होते हैं, लेकिन कुछ चालक इतने ज़्यादा परिवर्तित हो जाते हैं कि वो क्या कर देते हैं? अपने आयतन में परिवर्तन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर तार इतने ज़्यादा हीट हो रहे हैं तो फिर वहाँ पे भी ओम्स लॉ लागू नहीं होगा। दूसरी चीज़, अर्धचालकों में भी ओम्स लॉ लागू नहीं होगा। ठीक है ना? इसको हम थ्योरी को लिखवाने वाले नहीं हैं, किताब में सब जगह लिखा है, सिर्फ बताने वाले हैं। किसमें? अर्धचालकों में। अर्धचालकों में भी ओम्स लॉ लागू नहीं होगा। और बहुत सारी विद्युत युक्तियां होती हैं, जैसे डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, इन सब चीज़ों में भी डायोड में क्या होता है? विद्युत का एक तरफा प्रवाह होता है ना। ठीक है? डायोड हो गया, डायोड में भी ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है। और ट्रांजिस्टर हो गया, क्या हो गया? ट्रांजिस्टर। ठीक है ना? इन सब में भी फॉलो नहीं होता है। तो अब समझ पा रहे होंगे कि ये सब चीज़ें ओम्स लॉ फॉलो नहीं करती हैं, तो यही सब लिमिटेशंस हो गई कि यहाँ पे ओम्स लॉ यूज नहीं हो पा रहा है। बस क्लियर है, खत्म। ठीक है ना? तो यही बात थी कि लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ क्या है। दूसरी चीज़, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा दें, जैसे मान लो कि कोई ये चालक तार है, ये चालक तार नहीं है, तो ये तो कुचालक है, अचालक है, लेकिन मान लो ये तार है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है, लेकिन ये रूम टेम्परेचर, इतना ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ का बढ़ा दिया जाए कि इसके आयतन में कुछ ना कुछ परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है ना? या कहें कि इसके अंदर जो चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स बह रहे होंगे उनकी गति बढ़ जाए, इसको हीट देना चालू कर दें, तब भी क्या हो जाएगा? तब भी ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कहीं पे भी ओम्स लॉ में हम लोगों ने टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंसी
नहीं देगी, टेम्परेचर हो चाहे दाब हो, ठीक है ना। जब भौतिक अवस्थाओं में बहुत ज़्यादा परिवर्तन करेंगे तब भी ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा। लेकिन हमें यहाँ से ये तो समझ में आ गया कि जो इलेक्ट्रिसिटी है या प्रतिरोध है या प्रतिरोधकता, ये सब ताप के ऊपर डिपेंड तो कर रही है ना। तो यहीं से हम लोग आगे पढ़ेंगे कि प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, प्रतिरोधों की ताप पर निर्भरता। हेडिंग डाल लो जो मेन है। इसकी अगर थ्योरी लिखनी है तो बुक से छापना, ठीक है। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, ताप पर निर्भरता। देखो प्रतिरोधकता क्या होती है, रो क्या होती है, रो यानी R इजक्वल टू जो रो L बटे ए आया था, तो यहां से रो बराबर क्या आ गया था, R A बटे L। यही जो चीज है यही प्रतिरोधकता है, इसी की ताप पर डिपेंडेंसी निकालनी है, ठीक है ना। जो रो है वो एक, जैसे मान लो कि अगर ये तार है तो इसकी प्रतिरोधकता क्या है हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट से ज्ञात कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल चीज है। तापमान भी हमको पता है, यहाँ पे केल्विन मीटर लगा देंगे, तापमापी लगा देंगे, तो वहां से टेम्परेचर भी नाप लेंगे। तो जैसे समझना, अगर कोई तापमान T1 है और सेम तार की प्रतिरोधकता ρ1 है, ठीक है ना, और टेम्परेचर में परिवर्तन किया गया और टेम्परेचर को T1 से T2 कर दिया गया, और उस तार की प्रतिरोधकता क्या हो गई, ρ1 से ρ2 हो गई। देखना समझना, देखो कुछ फॉर्मूले होते हैं जो कि एक्सपेरिमेंट बेस्ड चीजें होती हैं, जो सिर्फ रिलेशन को दिखाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है, उसका डेराइवेशन बहुत ज्यादा नहीं है, डेरिवेशन नहीं, वो सिर्फ उसमें एक रिलेशन बता रही हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भरता बता रही हैं। तुम्हारे पास 4 क्वांटिटी है, T1, ρ1, ρ2, T2, इन सब में एक रिलेशन तुम्हें पता चलेगा, तो तुम्हें पता चलेगा कि तापमान के बदलने से रो कैसे बदल रहा है ना। कोई एक ऐसा अगर फॉर्मूला आ गया जिसमें ये चारों चीजें हों, ठीक है ना, तो ऐसे ही फॉर्मूला निकाल रहे हैं हम लोग। जानते हैं ρ2 बराबर ρ1 1 प्लस अल्फा और T2 माइनस T1, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डेल्टा टी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, डेल्टा टी। यार समझ में आई क्या लिखा है ये चीज, इसको समझना। देखो यहां लिख देते हैं ρ2 बराबर ρ1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, और ब्रैकेट क्या हो गया, बंद हो गया। देखो यहाँ पे एक नई चीज आई अल्फा, जिसे ताप गुणांक बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, ताप गुणांक, जो कि क्या है, यहाँ भी गुणांक आया मतलब ये कांस्टेंट है। अल्फा एक कांस्टेंट है जिसका मात्रक ताप इनवर्स होता है, लेकिन ये सिर्फ एक फॉर्मूला है और बहुत बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है ना। T2 माइनस T1 को डेल्टा टी भी बोल सकते हो। क्लियर है ना, बात क्लियर है। अब इस बात को लिख लो। अब जैसे जैसे तापमान बढ़ता है रो का मान भी बढ़ता है, यहां से भी समझ में आ रहा है। देखो तापमान बढ़ेगा, T2 का मान ज्यादा होगा, T2 में से T1 घटेगा, यानी यहीं से समझ में आ रहा है कि जो ρ2 है वो भी बढ़ जाएगा। T2 बढ़ेगा तो ρ2 भी क्या हो जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज अभी हम लोग रियल में डिस्कस कर लेंगे कि रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, यानी तापमान के बढ़ने के साथ साथ रो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कैसे, देखो समझना। क्लियर है बात, क्लियर है। देखो हम लोग जानते हैं कि R इजक्वल टू रो ए बाई एल, इस बात को याद रखना, आगे बनते हैं। V इजक्वल टू होता है आई आर, होता है कि नहीं, V इजक्वल टू आई आर। एक रिलेशन हम लोगों ने अभी पढ़ा था, I इजक्वल टू, यानी हम लोग जानते हैं, ऐसे लिख लो, वी नो NEA VD, I इजक्वल टू NEA VD हम लोग जानते हैं। चलो ठीक है, I की जगह पे रखो V इजक्वल टू NEA VD, और R की जगह पे क्या रखोगे, रो ए बाई एल, रो ए बाई एल। अब हम लोग जानते हैं कि VD बराबर क्या होता है, यहां से देखो VD इक्वल टू क्या होता है, ई टाउ बटे एम, ठीक है ना। और V बराबर क्या होता है, V विभवांतर है, VD तो क्या है अपवहन वेग, और V क्या है विभवांतर। अगर कोई चालक तार जिसकी लंबाई L है, ठीक है ना, तो उसके दोनों सिरों का विभवांतर भी क्या हो जाएगा, E इंटू एल, ठीक है। तो V की जगह पे क्या रखो, EL रखो बराबर NEA, और VD की जगह पे क्या रखोगे, E टाउ बटे एम, ठीक है ना। और ये तो लिखा ही है रो ए बाई एल, देखो हाँ ठीक है, रो एल बाई ए,
देखो 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 यहाँ पे एक मिस्टेक ये हुई कि देखो यहाँ पे समझना, हम लोगों ने लिख दिया R इक्वल टू रो ए बाई एल, नहीं R इक्वल टू रो एल बाई ए। क्लियर है ना? यहाँ पे एक बात समझना, रो एल बाई ए, ये मिस्टेक देखना, यहाँ पे एल बाई ए है, ये क्या है? एल बाई ए, ठीक है ना? क्लियर है बात? ये तो जानते हैं बेसिक फॉर्मूला है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, ठीक है ना? देखो ए से ए क्या हुआ? कैंसिल हुआ। देखो एल से एल कैंसिल हुआ, ई से ई कैंसिल हुआ, इधर क्या बचा? 1 बचा। तो यहाँ से देखना कि रो बराबर क्या आ गया? ई इंटू ई क्या होगा? ई स्क्वायर। यहाँ से समझ में आया कि रो बराबर क्या आ गया? एम जब इधर जाएगा तो जो बटे में है जो ऊपर चला जाएगा, बटे एन ई स्क्वायर टाउ, एन ई स्क्वायर टाउ। देखो यहाँ से रो की वैल्यू आ गई है, इस बात को देखो, रो बराबर एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ आ गई कि नहीं? बेसिक सी बात थी, ठीक है ना? अब यहाँ पे एम एन ई स्क्वायर सब चीजें कांस्टेंट हैं। क्या है? कांस्टेंट। देखो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान फिक्स रहना है, इलेक्ट्रॉन एन उनकी संख्या भी फिक्स रहनी है, और ई उनके ऊपर आवेश भी फिक्स रहना है, लेकिन टाउ क्या होगा? चेंज होगा। जब ये सब चीज कांस्टेंट है तो यहां से समझ में आई कि रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/टाउ। और टाउ क्या है? टाउ टक्करों का औसत समय है, टक्करों का औसत समय। अब सोचो, टक्कर, एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन को टक्कर लेने में कुछ समय लग रहा है, जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन और जल्दी से भागेगा, तो वो समय कम लेगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये तो समझने वाली बात है कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टाउ क्या होगा? कम होगा। और जब टेम्परेचर बढ़ रहा है और टाउ कम होगा तो रो भी बढ़ेगा। तो इस बात से समझ में आ रहा है कि टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/t। तो जब t बढ़ेगा तो टाउ कम होगा, और जब टाउ कम होगा तो रो बढ़ेगा। तो इनडायरेक्टली क्या हो गया कि रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t, यानी t बढ़ेगा तो रो भी बढ़ेगा, रो बढ़ेगा तो t भी बढ़ेगा। क्लियर है ना बात? क्लियर है? इस बात को भी लिख लो, यहां से समझ में आ रहा है कि रो की डिपेंडेंसी क्या है? तापमान के ऊपर। ठीक है, ठीक है। और ये बात भी क्या हुई? समाप्त हुई। अब हम लोग देखते हैं जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और समांतर क्रम में जुड़े हैं। देखना, जब एक से अधिक प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, किसमें जुड़े हैं? प्रतिरोधों का संयोजन। हेडिंग डाल लो, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन। जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जैसे मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और तीनों एक दूसरे के क्या हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो टोटल R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है ना? अगर n जुड़े हैं तो प्लस R4 डॉट 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 Rn, ठीक है? इस बात को समझना, इसका डेरिवेशन देखना कि मान लो कि अगर इधर से धारा I बह रही है, कितनी बह रही है? धारा सबके लिए I बह रही है, तो इधर भी I बहेगी, इधर भी I बहेगी, इधर भी क्या बहेगी? I बहेगी ना। सबके लिए धारा क्या है? फिक्स है, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है। अब देखना, हम सभी लोग जानते हैं V इक्वल टू आई आर, लेकिन इसके लिए विभवांतर क्या रहेगा? V1 रहेगा, इसके लिए V2 रहेगा, इसके लिए V3 रहेगा, रहेगा कि नहीं? सबके लिए श्रेणी अलग अलग हो गए ना। तो क्या हो जाएगा? V1 इक्वल टू आई R1, देखना V1 इस R1 के लिए इन दोनों सिरों के बीच विभवांतर V1, तो V1 इक्वल टू, धारा तो I ही बह रही है तो आई R1, इसके लिए V2 बराबर आई R2, इसके लिए V3 बराबर आई R3। अब देखना, टोटल विभवांतर एक अदिश राशि है, टोटल विभवांतर V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर एक पॉइंट यहाँ लो, एक पॉइंट लास्ट में लो, तो उन दोनों के बीच में तुल्य विभवांतर क्या हो जाएगा? V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब 3 ना मान के हम लोगों ने n माना है, तो देख लो डॉट 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 Vn। अब देखना V इक्वल टू क्या होता है? I, और तुल्य प्रतिरोध क्या है? R बराबर V1 क्या है? आई R1 प्लस V2 क्या है? आई R2 प्लस V3 क्या है? आई R3, और डॉट 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 प्लस क्या है? आई Rn। अब देखो सब में I कॉमन है, इधर भी आई R, और सब में इधर भी क्या है? I कॉमन है, तो R1
प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn, ये सब डेरिवेशन हम लोगों ने क्लास 10th में किए हैं। I से I क्या हुआ, कैंसिल हुआ, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn, ठीक है ना, इजी बात है। और R बराबर श्रेणी क्रम में अगर जितने बहुत सारे प्रतिरोध जुड़े हैं तो सबको जोड़ देते हैं, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात हो जाता है ना। क्लास 10th में भी ये वाले चीज़ें हम लोगों ने की थी, तो समझ में आ गया होगा। अब देखो समांतर वाला भी कर लेते हैं। बहुत सारे प्रतिरोध मान लो ऐसे जुड़े हैं, ये सब किस में है, समांतर में। ये R1, ये R2, ये R3। देखो देखना, इधर से धारा अगर I बही तो इधर धारा क्या चली गई, I1, इधर I2, इधर I3। लेकिन अगर सिरों को लें तो इसको अगर A बोल दें, इसको B बोल दें, तो AB के बीच में सबके लिए विभवांतर सेम है। R1 के लिए विभवांतर सेम है, R2 के लिए भी, R3 के लिए भी। तो देखना, अब हम लोग यहाँ से जान रहे हैं कि ये टोटल धारा, इसमें I1 गई, इसमें I2 गई, इसमें I3 गई, तो I बराबर टोटल कितना है, I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर 3 ना होते और भी अनेक होते तो डॉट 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 क्या बोल दो, IN, ठीक है ना। अब देखना, इन सबके लिए विभवांतर सेम है, सबके लिए विभवांतर क्या है, सेम है। लेकिन I1 बराबर देखना, V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा कि नहीं। तो पहले के लिए क्या हो जाएगा, I1 बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R1, सबके लिए विभवांतर क्या है, सेम है। I2 बराबर क्या हो जाएगा, I2 बराबर V अपॉन R2। I3 बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R3। ऐसे डॉट 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 IN बराबर क्या हो जाएगा, IN बराबर V अपॉन RN, ठीक है ना। सबकी जगह पे वैल्यू रख देंगे तो समझ में आ जाएगी बात। इस बात को लिख लो क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, फिर हम लोग इसी जगह पे कर लेंगे, ठीक है ना। I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R बराबर I1 की जगह पे V अपॉन R1, I2 की जगह पे V अपॉन R2, I3 की जगह पे V अपॉन R3 और डॉट 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 V अपॉन Rn, ठीक है ना। सब में V कॉमन है तो V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। क्या आया, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 डॉट डॉट 1/Rn। क्लियर है बात, तो क्लियर है। तो ये समांतर क्रम में भी आ गए। अब देखो तीनों टॉपिक इतने जल्दी क्लियर हो गए और बहुत इजी बात थी। कल से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सेलों का संयोजन। हर चीज़ हम लोग बहुत आसानी से पढ़ेंगे। किरचॉफ लॉ भी हम लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर हमें लगता है कि समझ में आया होगा। बेसिक भी था, इजी भी था और आसान भी था, ठीक है ना। शुरुआत में गाना भी सुन लिए है ना। चलो खैर छोड़ो, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ाई लिखाई करते रहो।